हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आप लोगों को अलग अलग चीज़ें बताई थी। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो किसकी है? रेफरेंस पॉइंट की। और वो लाइन बिल्कुल सही है। वी कैन नॉट जज ए मैन पोटेंशियल या वुमन पोटेंशियल। किसी भी पर्सन का हम पोटेंशियल जज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी पर्सन कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अपने पास उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है। तो जैसे ही हम रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करेंगे वैसे ही वहाँ पे अपने पास सारी चीज़ें हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, वो हमेशा होती है रेफरेंस पॉइंट की। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा था कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। यानी अगर हमारे से कभी पूछा जाए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अगर हैं, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं? नहीं। यानी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे, जिनकी पाथ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, जिनके इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सारे के सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी को मैंने आप लोगों को पहला टाइप बताया था कि अगर मान लो हमारे को पोटेंशियल एनर्जी स्केलर फॉर्म में दे रखी है, आर की फॉर्म में, तब तो कोई बात नहीं, यूनिट वेक्टर लगा दिया जाता है। पर अगर मान लो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होती है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन क्या करते हैं, हर एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। ये रखते हुए कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे वाई को जो है वो आप क्या मान लोगे, वाई और जेड को कांस्टेंट मान लोगे। तो अगर उनका डिफरेंशिएशन भी हो रहा होगा तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो एक चीज बच्चों ध्यान में रखना है, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया कि जितना आप लोग पॉजिटिव वर्क कर रहे होंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है। अब चलो आज एक स्पेशल टाइप के पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लो क्वेश्चन की फॉर्म में मुझसे बोला जाए कि देखो आज अपन जो करने वाले हैं बच्चों वो थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर अपन इंटीग्रेशन का यूज लेंगे, है ना। और इंटीग्रेशन का कैसे यूज लेंगे मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन की फॉर्म में आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मेरे से बोल दिया जाए कि ये एक आर्क है जिसके ऊपर एक चेन पड़ी हुई है। ये ऐसे कुछ इस आर्क फॉर्म में चेन ने जो बना रखा है उसकी रेडियस कितनी है? आर। क्या पूछा हुआ है? ये आर्क जो है वो हमने यहाँ पे बना रखा है, इसकी रेडियस कितनी? आर। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी इफ P0 फॉर ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। तो पहली चीज तो हमेशा ध्यान में रख लेना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बोला हुआ है, इसका मास जो है वो क्या है? mm। अब देखो मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना है। हर एक बच्चे को अच्छे से ये चीज लर्न करनी है। क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो सबसे पहले क्वेश्चन ने ही हमें ये बोल दिया है कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हो ना, तो उसमें ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेना। मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही निकालनी है। क्या करना है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो हमारे क्या होता है? इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे? सारे जो भी छोटे छोटे मास है इनको कहाँ पहुंचा दो? इन्फानाइट पे। फिर अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे पहले मास को लेके आऊंगा तो ऐसे अरेंज करना स्टार्ट करूंगा ना, फिर दूसरे मास को ऐसे अरेंज किया, फिर तीसरे मास को ऐसे अरेंज किया, फिर फोर्थ वाले को ऐसे किया, फिफ्थ वाले को ऐसे किया, सिक्स्थ वाले को ऐसे, बहुत सारे मासेस को मैं अरेंज करता चलूंगा। तो मुझे पता है इनको बिल्कुल एक फिक्स डिस्टेंस पे मुझे अरेंज करना है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जैसे ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ये मैंने पहले भी बताया है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर टेक एलिमेंट ऑलवेज अलोंग थीटा। कैसे?
कि जैसे मान लो मैंने यहाँ से अब अगला जो एलिमेंट है वो रखने जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन है तो यहाँ से रखने जा रहे हैं, वो कितना एंगल बना रहा है थीटा। अब जो आपने अगला एलिमेंट मतलब अगला जो छर्रा रखा उसने यहाँ से एंगल क्या बनाया, डी थीटा। याद करो मैथमेटिकल टूल्स के अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी। क्या चीज़ बताई थी कि जब भी रिंग वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें एलिमेंट जो लिया जाएगा वो सरकमफेरेंस पे लेते हैं और थीटा पे जाके लिया जाता है। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहूँ बच्चों, देखो ध्यान से समझना, ये लेंथ भी आर है कि नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं 0,0 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो क्या ये आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, और ये वाला क्या होगा आर कोस थीटा, अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हो। यानी इसके पॉइंट ये है। पर मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओनली आर साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पी। क्यों? क्योंकि वर्टिकल हाइट जो प्रोवाइड कर रहा है वो तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आर साइन थीटा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, देखो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। मुझे इतने से एलिमेंट का मास लिखना है जिसकी लेंथ कितनी हो गई आर डी थीटा। भाई रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल ही तो लेंथ होती है, तो लेंथ ऑफ एलिमेंट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये आ गया। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखना है। कैसे लिखेंगे कि देखो हमारी जो रिंग है क्या है, हमारी जो रिंग है उसकी क्या है कि पाई आर लेंथ रिंग मास कितना कैपिटल एम, तो यूनिट पे यूनिट लेंथ रिंग मास कितना एम अपॉन पाई आर। और आपके लिए जो छोटा सा आर्क बन रहा है वो उसकी लेंथ कितनी है आर इंटू डी थीटा, तो उस पे मास स्मॉल एम जो भी आप डीएम बोल रहे हो कितना आ जाएगा एम अपॉन पाई इंटू आर डी थीटा। तो क्या एम अपॉन आर इंटू डी थीटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर दिया। अब मुझे ये बताओ इसके लिए अगर मैं यहां पे कहूं, ये आपने बोला हुआ है P इज इक्वल टू 0 है। क्या बोला हुआ है P इज इक्वल टू 0, तो आप ये लिखोगे ना भाई डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। तो अगर आप ये लिखोगे U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F डॉट डी एस। अब ध्यान से समझो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है तो U फाइनल तो निकालना है, U इनिशियल तो 0 लेना है भैया। ग्राउंड पे क्या करना है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेनी, ले ली, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन क्या होगा भैया मुझे बताओ, फोर्स dm इंटू जी, dm इंटू जी, जो भी dm उसका मास हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है r साइन थीटा है। अब मुझे बताओ भैया mg लग रहा है नीचे dm इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल कितना 180। तो क्या यहाँ पे cos 180 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ u फाइनल की वैल्यू क्या आ गई, ये cos 180 और मिलके क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू कितनी है, ये आ गया m अपॉन r इंटू डी थीटा इंटू जी इंटू आर साइन थीटा। तो यहाँ देखो भैया ये कैंसिल हो गया, सही है, सॉरी m अपॉन पाई आएगा यहाँ, है ना। मैं सोचू ये कैसे कैंसिल हो गया, ये आया कैंसिल नहीं होगा, ये आ गया। तो u फाइनल की वैल्यू देखो क्या आ गई mg r अपॉन पाई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहाँ से लगाएंगे ध्यान से समझना, क्या यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ ले जाना है 180 डिग्री तक। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई, बोलो 0 से लेके 180 डिग्री तक। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 180 डिग्री तक। ये u फाइनल आया mg r अपॉन पाई साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, ये 0 से लेके 180, ये आ गया mg r माइनस में कोस 180 माइनस 1 कोस 0 भी 1
तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, U फाइनल इज इक्वल टू mg इंटू 2r अपॉन पाई। ये हमारा निकल के आ चुका है। और ये ध्यान में रखना, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट भी होते हैं जो अपन COM के अंदर पढ़ेंगे। जब अपने को सेंटर ऑफ मास पढ़ना होगा ना, तो सेंटर ऑफ मास के अंदर ये वाली चीज आएगी। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मान लो सर ऐसा नहीं हो कि ऐसा होता कि ये तो ठीक है, आपने तो यहाँ रखा हुआ है, कोई कहता है कि भाई ये यहाँ पे चेन को मैंने ऐसे रखा हुआ है। ये ध्यान में रखना बच्चों, ये कंटिन्यूस सिस्टम से ही अपन देख रहे हैं। ये एंगल आपने बन रहा है 60 डिग्री और ये एंगल अपने बन रहा है, ये कर दो 53 डिग्री और ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और आपसे बोला हुआ है चेन ऑफ मास कैपिटल M, लेंथ L as shown, find out potential energy if P0 at origin level। ठीक है, यानी इस जगह पे आपको सबसे यहाँ पे निकालनी है। अब मुझे ये बताओ, सॉल्व करने के लिए क्या फिर से वही तरीका होगा? वापस से क्या है, हमें दिख रहा है कि सारा मास मुझे यहाँ पे ही अरेंज कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, वापस से तरीका वही है, सिंपल सा। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो नीचे भी है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर ये नीचे भी है ना, ऐसे एग्जाम्पल हर कोई नहीं कराएगा, ये मैं बता देता हूँ। इसलिए इसको ढंग से समझना, अप्लाई करना सीखना कि किस तरीके से अपन यहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे, है ना, ध्यान से समझो। अब मुझे पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आप ऐसे कह रहे हो तो फिर क्या होगा। कोई बात नहीं ना, आप तो आपके हिसाब से एलिमेंट लो। जैसे मैं यहाँ पे अगर वही आर्क बनाता हूँ, क्या करूँ, वही आर्क बनाता हूँ, तो ये जो रेफरेंस लाइन ले रहे हो ना आप, उससे अगर आपने यहाँ पे जाके ये एलिमेंट लिया कि थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसके यहाँ एंगल डी थीटा हो गया और लेंथ कितनी हो गई, r इंटू डी थीटा। तो अब आप ऐसे लिखोगे कि L लेंथ का मास, M यूनिट लेंथ का, M अपॉन L, तो r डी थीटा का M अपॉन L इंटू r इंटू डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो इसके भी कोऑर्डिनेट देखो यहाँ क्या आने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो ये तो r कोस थीटा और ये वाला r साइन थीटा पर रेस्पॉन्सिबल कौन है, r साइन थीटा वाला। तो अगर मैं यहाँ यूँ लिखूंगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ f डॉट डी एस, तो u इनिशियल तो 0 है ना, और u फाइनल देखो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे dm इंटू जी इंटू आर साइन थीटा और cos 180, यही आएगा। अब मुझे ये बताओ, u फाइनल इज इक्वल टू माइनस m अपॉन एल इंटू आर डी थीटा इंटू जी इंटू आर साइन थीटा इंटू -1 आएगा। तो -1 तो प्लस हो गया, तो u फाइनल इज इक्वल टू mg r स्क्वायर अपॉन l साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक। अब देखो लिमिट लगानी, तो लिमिट लगाने के लिए रेफरेंस लाइन आपने कौन सी ली है, ये वाली, यहां से एलिमेंट लिया है ना, तो इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, और इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आएगा वो नेगेटिव। इसका मतलब मेरा एंगल जो है वो क्या है, -60, और ये कितना है 53। तो -60 तो नेगेटिव आएगा और 53 क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब देखो सॉल्व करेंगे तो u फाइनल आ जाएगा mg r स्क्वायर अपॉन l, ये माइनस cos थीटा होगा तो माइनस cos 53 माइनस cos -60।
अब अपने को पता है कि ये माइनस mg/r²/L, ये आ गया cos 53 कितना होता है 3/5, सही है। और cos 60 कितना होता है 1/2। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यार ये -60 कहाँ गया। अरे मैंने बताया था आप सभी को कि अंदर अगर cos और sec में माइनस एंगल होता है तो प्लस ही हो जाता है, बाकी सबके अंदर तो क्या रहता है, वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो -mg/r²/L, एलसीएम लोगे तो 10 कितना 6 - 5/10 आ गया। क्या आया माइनस, माइनस प्लस हो गए, नहीं माइनस ही रहे, क्या आ जाएगा ये आ गया -mg/r²/10L। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इससे क्या पता लगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, एक्सेट्रा, जो भी आप लोग कह सकते हो, है ना। तो यहाँ सारी चीजें अपने को देखने को मिली। अब जल्दी से सभी बच्चे अगर ये चीज समझ चुके हैं तो रिप्लाई कर दें फटाक से। ठीक है, चलो। तो ये तो देखो बच्चों, आप डायरेक्ट अगर आपको सेंटर ऑफ मास, जैसे ये तो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर था ये तो सेंटर ऑफ मास था, इसलिए अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। पर इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, है ना। अब जैसे मैं जरूरी नहीं कि रिंग हो सकता है रोड हो, तो उनके लिए किस तरीके से करना होगा तो वो भी मैं आप लोगों को निकालना बताता हूँ। ठीक है, मान लो हमें क्वेश्चन में ये बोला जाए, क्या बोला जाए कि एक रॉड थी, पहले ऐसे रखी हुई है और आपने इसको ऐसे कर दिया, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, है ना। क्या चीज, रॉड ऑफ मास m, length L is rotated to B position. Find potential energy. क्या चीज बोली कि आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझो, है ना। एक ये भी कर लेना सेकंड पार्ट, अगर वो यहाँ होता, ये रोड को अगर हम यहाँ रखते, कहाँ पे 60 डिग्री पे, तो ऑल्सो फाइंड एट सी पोजीशन, कि इस जगह सी पोजीशन पे होती तब क्या होता, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का सबसे सीधा सा और अच्छा सा तरीका क्या है, ध्यान से समझना बच्चों, है ना, जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये रोड यहाँ थी, अब देखो यहां से मैं सबके लिए तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकता, पर मुझे एक चीज पता है कि x डिस्टेंस पे जाके अगर मैंने dx लेंथ का एलिमेंट लिया, क्यों, क्योंकि रोड के अंदर सभी एक कंटिन्यूस मास ज्योमेट्री है, तो मुझे एक चीज पता है, मैं सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाऊंगा तो वो मेरे लिए पॉसिबल बात नहीं है। तो जब वो पॉसिबल बात नहीं है तो क्या करूं, तो मैंने x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का, है ना। अब मुझे बताओ उसके लिए अगर मैं चेक करने लगूंगा तो कैसे चेक करेंगे कि पहले ये यहाँ पे था और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लेवल मैंने क्या मान लिया 0। भाई मेरे को तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकाल सकता हूँ ना, अगर कुछ और दे रखा होता तो वो निकालते। अब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा तो डिस्टेंस तो वो की वही रही, कितनी x,
तो मुझे एक चीज बताओ, यहां इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, अब कैसे निकालेंगे कि एल लेंथ मास कितना m यूनिट m अपॉन l, तो dx लेंथ m अपॉन l इंटू dx हो गया। अब मुझे बताओ, जब आप यहां से यहां तक यूं लेके जा रहे हो थे तो हमें एक चीज पता है कि ये तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, भले ही मैं आर्क में लेके जाऊं या किसी में भी लेके जाऊं, यहां जो वर्क डन होगा, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे यहां पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होने वाली। तो जब पाथ पे डिपेंडेंसी नहीं है तो आप क्या लिखोगे कि भैया ये लिखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ f डॉट ds। तो क्या आया, u फाइनल माइनस u इनिशियल तो 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f कितना dm इंटू g, डाउनवर्ड लग रहा होगा नेट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर की तरफ कितना है x, और cos 180। क्यों भैया, यहाँ पे dmg जो है वो तो नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यही तो देखना सिखाया था मैंने आपको। अब मुझे बताओ, यहाँ कहूँ तो u फाइनल इज इक्वल टू cos 180 और ये -1 कैंसिल, क्या लिखोगे m अपॉन l इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे 0 से l। क्यों, क्योंकि l लेंथ की रोड है, तो ये आ जाएगा u फाइनल इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू लेके l। तो ये हमारा आंसर आ चुका है भैया mg l अपॉन 2, और यही सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होते हैं किसके, रोड के। तो अब मुझे ये चीज बताओ बच्चों, जब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँगा तो सेकंड पार्ट के अंदर आप जब यहाँ से ध्यान से समझना, जब आप इस वाली लेंथ के अंदर लेके जाओगे तो भी तो रहने वाला ये पार्ट जो है वो x और ये dx ही रहने वाला है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको 60 डिग्री पे ले जाना है। कहाँ पे ले जाना है, 60 डिग्री पे ले जाना है। तो वहां जब मैं x लिखूंगा तो मेरे लिए वर्टिकल हाइट तो क्या ये x साइन 60 होगी भाई, जहां आपकी कंप्लीट x थी वर्टिकल ऐसे करने पे, वो अब कितनी हो चुकी है x साइन 60। यानी जब मैं u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस dm इंटू जी, जहां x लिख रहा था वहां क्या लिख दूंगा x साइन 60, और ये 180 तो रहना ही है क्योंकि लेके तो ऊपर ही जा रहे हो। तो ये इससे क्या हो गया, सॉरी cos 180 है ना, 180 तो नहीं है, cos 180 है ना, और cos 180 -1 होता है तो ये इससे कैंसिल। तो अब मेरा आंसर अच्छे से आएगा, क्या जाएगा कि u फाइनल इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू √3/2 इंटू एक्स, और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके l, तो क्या आ जाएगा √3/2 mg अपॉन l, और ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके l। क्या आएगा आंसर, u फाइनल की वैल्यू आ गई √3/2 mg l/2, यानी आंसर आ गया √3/4 mg l। ये आई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी टाइप के कोई से भी स्ट्रक्चर पे अपन निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे मैं आपसे कहूँ यहीं पे एक और तरीका आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा रोड यहाँ थी, अब ये मत सोचना है कि 90 डिग्री पे, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ठीक है। ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ठीक है। आपसे वही बोला हुआ है, रोड ऑफ मास कैपिटल M लेंथ L is rotated from A to B position. Find out potential energy if P at O is 0। ये O पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0 है। तो देखो बच्चों, इसमें कोई तरीका कोई अलग चीज काम नहीं आने वाली है।
अब इसके अंदर क्या है, डिफरेंस आने वाले हैं। डिफरेंस कैसे आने वाले हैं, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। पहले तो अपन केवल एक जगह से यहीं लेके जा रहे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर अब देखो दिक्कत क्या है। जैसे यहाँ से रोड को आप लेके जा रहे हो, मान लो ये रोड यहाँ पहुँच चुकी है किसी एंगल थीटा पे, ध्यान से समझना क्योंकि कंटिन्यूसली उसका एंगल जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो अब एंगल चेंज होता जा रहा है, तो मान लो जब वो थीटा एंगल पे थी तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x डिस्टेंस पे गए, क्या आ गया, dx एलिमेंट लिया। तो अब आप ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चों कि मुझे ये x साइन थीटा है, क्या है, x साइन थीटा है। अब ये x साइन थीटा है, तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँगा तो किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा। देखो करने का तरीका वापस से वही यही है कि अगर मैंने कहीं ना कहीं इस थीटा की फॉर्म में आंसर निकाल लिया तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो जब मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं कैसे निकालूं, मुझे ये बताओ। ये एंगल को आप कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हो, -45 से लेके कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हो, -45 से लेके +30 तक लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जब अपन यहाँ पे -45 से लेके +30 तक लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये निकालना पड़ेगा कि इस रोड के लिए अपन ये चेंज कैसे निकालें। या फिर एक तरीका ये है, कैसा है कि आप क्या करो, जीरो के रेस्पेक्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो 45 वाले की, और जीरो के रेस्पेक्ट में इसकी निकाल लो। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। अगर ये 30 डिग्री है तो अभी हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी किसी एंगल थीटा पे निकालते हैं तो क्या आता है, ये आ जाता है u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू -dm g, ये -dm g, और यहाँ cos 180 लिखोगे, सॉरी यहाँ आ जाएगा x साइन 30 और यहाँ cos 180 लिखेंगे तो ये आ जाएगा u फाइनल इज इक्वल टू dm m/l इंटू dx इंटू x इंटू 1/2 और इंटू g, तो आ जाएगा कितना, mgl, देखो mg/2l l²/2, तो आ गया mg/l/4 आएगा, क्योंकि ये mg/2l तो ले लिया, ये l²/2 बनेगा, x²/2 बनेगा, 0 से l तक इंटीग्रेट करोगे तो यही आने वाला है। अब अगर मैं ऐसे कहूँ, ये तो हो गया 0 to b, अगर मैं ये कहता 0 to a बताओ तो क्या लिखते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है। अब इसमें जब मैं ऐसे लिखता तो ज़्यादा ठीक रहता कि u इनिशियल माइनस u फाइनल। ध्यान से देखो, ये वाला फाइनल है, यह वाला इनिशियल है, तो अपन जब ये लिखेंगे ना तो ऐसे ध्यान में रखना, जब आप u फाइनल माइनस u इनिशियल लिखोगे ना तो ये आ जाएगा -dm g x साइन 45 और cos 180, ये लिखोगे ना। अब इसमें थोड़ा समझना, u इनिशियल हमारे को निकालना है और u फाइनल हमारे को 0 है, क्योंकि आप उस लेवल पे आ जाओगे ना, यहाँ पे o वाले लेवल पे, और ये a वाला लेवल है, ये तो a पॉइंट है और ये o पॉइंट वाला है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ जब लिखेंगे तो आ जाएगा -u इनिशियल इज इक्वल टू, ये cos 180 और ये कैंसिल, तो कितना आया, m/l इंटू dx इंटू g इंटू x/√2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l। तो u इनिशियल की वैल्यू क्या आ गई, -mgl/2√2, यानी मैंने a पोजीशन पे निकाल ली, यानी मैंने b पोजीशन पे निकाल ली। तो मुझे क्या निकालना है, ub माइनस ua, क्या निकालना है, ub माइनस ua, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना। तो ये आ गया mgl/4 माइनस mgl/2√2, कितना आ गया, यह आ गया mgl कॉमन, ये 2 भी कॉमन, 1/2 + 1/√2, ये आंसर आ गया।
अब आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से सभी को ये समझ में आ गया हो तो रिप्लाई करो फास्ट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट अपन आते हैं, ये तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के थे, ऐसे क्वेश्चन अब अपने आने वाले हैं, क्योंकि जब अपन सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट पे आएंगे तो ऐसा ही कुछ आने वाला है। और सॉरी बच्चों, मैंने आप लोगों का वर्क पावर एनर्जी का जो डिस्कशन है वो लेट इसलिए हो गया, किसी रीज़न की वजह से। आप लोगों के इस वीक में सारा डिस्कशन अपलोड हो जाएगा। आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, आज शाम तक आप सभी एडवांस के मुझे डाउट भेज दें। प्रीवियस ईयर तक तो आपने सभी ने भेज दिया है, मैं आप लोगों के डिस्कशन के वीडियो को अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज़ आप लोग ही लेट हो जाएंगे। इससे अच्छा है जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, है ना, नीट वाले, उनके जितना भी होमवर्क पेंडिंग है वो मुझे भेज देना, क्योंकि अभी मैं मेरे पास खुद के लिए अवेलेबिलिटी है, इसलिए मैं आप लोगों के डिस्कशन के वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं बच्चों, वो है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या देखने वाले हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कुछ बच्चों को सबको पता होती है ये चीज़ें कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, बट क्या सारी एनर्जी कंजर्व रहती है? कौन सी एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कौन से का कन्वर्जन किस तरीके का होता है, ये कैसे पता लगेगा? सबसे इजी और अच्छा बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो बच्चों, जब अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं उसके पहले देखो प्रूव करने का तरीका बता रहा हूँ। हम लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के। वॉल का मतलब हर टाइप के फोर्स, क्या? हर टाइप के फोर्स। अब हर टाइप के फोर्स में क्या लिखोगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? डेल्टा के की वैल्यू तो यही होगी। अब मुझे ये बताओ कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव सब आपने लिख दिया। अगर मैं आपसे कहूं ये सी एफ का मतलब तो हो गया हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स, और एनसीएफ का मतलब क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर अपन बात करें EXT यानी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हर टाइप का जो फोर्स है उसकी आप बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, अगर आपने NCF एक्सटर्नल इन सब की बात करी है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क डन बाय NCF प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो, या दोनों इंडिविजुअल भी जीरो हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अपन ने ये कंडीशन रख दी, क्या रखी? कि लेट वहां पे किसी भी चीज पे जो लगने वाले जो फोर्स है उसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कुछ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है। तो आप ये लिखोगे ना भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही तो लिखने वाले। और हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, क्योंकि आपने बताया डेल्टा यू की वैल्यू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं ये लिखूंगा तो ये लिख दूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो जब आप इसको यहां लिखोगे किसमें? ऊपर वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ यू फाइनल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो क्या आ जाएगा? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। अच्छा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल का मतलब क्या हो गया? टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ये निकल के आ गया। यानी जब कभी भी स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा भैया? स्टेटमेंट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि कब आप ये कहोगे कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो अपन ये कहेंगे बच्चों, क्या चीज़ कहेंगे? व्हेन एवर द
वर्क डन बाय NCF and external force on the system is 0, then whenever the work done by NCF and external force on the system is 0, then total mechanical energy of system is conserved। मतलब अप्लाई करने से पहले ये चीज देख लेना। कैसे देख लेना कि क्या वहां पे एनर्जी कंजर्व रहने के लिए हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इन सब की वजह से जो वर्क डन है वो जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्क डन जो है वो जीरो होना चाहिए। जैसे अब मेरे से कोई कहे, जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ कि देखो भैया ये यहाँ पे क्या होएगा, 37 डिग्री का है, यहाँ आ गया m, यहाँ पे आ गया फ्रिक्शन, दे दिया मुझे म्यू एस 0.6, म्यू के 0.4, m की वैल्यू 10 kg दे दी है ना। आपसे बोल दिया कि ये जो है वो 5 मीटर है, तो ऐसे कुछ बोल दिया। अब आपसे कहे कि बताओ भैया यहाँ पे क्या होगा, तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। एनर्जी कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। रीजन उसके पीछे, भैया यहाँ देखो जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, और जब फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स है? फ्रिक्शन एक्टिंग, और फ्रिक्शन एक्टिंग है तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएंगे ना तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें सर? तो क्या करने के लिए, जैसे मान लो आपसे बोला जाए, मैं एक सीधा सा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लो अपने से बोल दिया जाए कि ये पुली वाला सिस्टम है, ध्यान से समझना, ये है। आपसे कह दिया कि ये भैया ये देखो यह हाइट हमें दे रखी 4 मीटर। क्या दे रखी है? 4 मीटर, ठीक है। ये 5 kg है, ये 10 kg है, और आपसे बोला हुआ है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स व्हेन 5 kg रीचेज टू ग्राउंड। क्या हो गया कि 5 kg वाला जो ब्लॉक है वो क्या हो जाए? ग्राउंड पे पहुंच जाए। जस्ट की बात है ना। अब सबसे पहला काम अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा, ध्यान से अच्छे से समझना है अपने को। कैसे समझेंगे? सबसे पहला काम, कहीं एक जगह की रेफरेंस लेवल मान लो, तो मैंने मान लिया ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये माना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी लेवल 0 है। फिर लिखो K इनिशियल प्लस P इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस P फाइनल, ठीक है। अब आपने ये कहा है कि यहां से आपने इसको क्या किया है? रिलीज किया है। क्या हुआ है? रिलीज। कैसे? यहां पे इसको 10 ले लो यार, है ना। ये 5 है और ये क्या है? 10, और ये 10 kg। नहीं तो आप सोचोगे कि यार 5 वाला कैसे उठा दिया यार, कैसी बात कर रहे हो, उल्टा कर दिया मैंने, है ना। तो रिलीज वाला केस है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है, सबसे पहले तो मैं K इनिशियल लिखूंगा, तो क्या इसकी भी 0, इसकी भी 0। रिलीज के केस में तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल A की भी 0 है, इनिशियल B की भी 0 है। क्यों? रिलीज वाला केस है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं P इनिशियल की। तो P इनिशियल के लिए देखो 5 kg वाले के पास तो P इनिशियल क्या है? 0, और P इनिशियल 10 kg वाले के पास कितना है? देखो 10 क्या प्लस mgh है, कितना? 10 × 10 × 4 यानी 400 जूल है। कितना है? 400 जूल है। अब मुझे बताओ
के फाइनल की बात करूं तो के फाइनल की वैल्यू क्या होगी, क्या अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये मुझे पता है बहुत है कॉमन वेलोसिटी, कारण इसके पीछे कोई बता दे। तो कारण इसके पीछे भैया इसके पास भी टेंजेंट टी है, इसके पास भी टी है, तो अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आएगा तो ये भी v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों के पास सेम टेंशन है। यानी मैं यहाँ लिखूंगा तो ये आएगा हाफ 5 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 10 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनल में जब ये ऊपर आ जाएगा, फाइनल में जब ये ऊपर आ जाएगा मतलब केस ऐसा हो चुका है, देखो 5 kg तो यहाँ पे कितना 4 मीटर तक आ गया और यहाँ पे 10 kg जो है वो नीचे आ गया। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ P फाइनल तो अब 5 kg वाले के 10 kg वाले के पास तो कितना है 0, P फाइनल 5 kg वाले के लिए 5 इंटू 10 इंटू 4 कितना आ गया 200 जूल। है तो पॉजिटिव अमाउंट में पर है। अब यहाँ क्या लिखोगे तो यहाँ ये लिखेंगे, अब अप्लाई करो, वैल्यू पुट कर दो 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके पास थी कितनी 400 इज इक्वल टू हाफ 5 वी स्क्वायर प्लस हाफ 10 वी स्क्वायर प्लस 200, तो आ गया 200 इज इक्वल टू 15/2 वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 400/15, तो ये आ गया v इज इक्वल टू 20/√15। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अगर अपन ऑलमोस्ट 15 को 4 ले लेते हैं तो आ गई 20/4 यानी 5 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट, पर इससे ज़्यादा ही आएगी तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो देखो ये था अपने एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करने का तरीका, पर ये तभी समझ में आएगा और अच्छे से जब अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए अभी अपन देखते हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट करें और रिप्लाई कर दें कि अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो जल्दी से रिप्लाई करो ताकि फिर मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सकूं। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं फिर आप लोग, मुझे पता है कैसे लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अब देखो मैं थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों, अच्छे लेवल का इन द सेंस, पहले तो एक चीज़ समझ लेना, जैसे अपन ने वहाँ देखा था, मैं यहाँ पे भी लिखा देता हूँ, जब अपने से पूछा जाए ना कि वर्क डन, वहाँ मैंने कहा था नेचुरल लेंथ से एक्सपेंड और कंप्रेस करते हैं किसी भी स्प्रिंग को तो -12 kx² होता है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जब अपने से कहीं पे जरूरत पड़ रही होगी तो अपन क्या कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी +12 kx², मतलब P फ्रॉम NL टू एक्सपेंशन और कंप्रेशन कितना +12 kx²। रीजन वर्क डन -12 kx² होता है ना, तो वर्क डन -12 kx² होता है तो पोटेंशियल एनर्जी +12 kx² हो जाएगी। और ऐसे ही P फ्रॉम एक्सपेंशन कंप्रेशन टू NL की बात करेंगे तो -12 kx², मतलब उल्टा होता है, जो आप वहां -12 kx² यूज कर रहे थे यहाँ पे +12 kx² आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन अपन देख रहे हैं क्या है कि जैसे ये है, क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, मैं एग्जैक्ट डाटा ले लूँ आप लोगों का, फिर भी देखो डाटा मेरा मैच करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ ये दे रखा है हमें ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये स्प्रिंग है ना,
यहाँ पे आपने एक रिंग को लगा रखा है, ठीक। ये वाली जो लेंथ हमें दे रखी है 3r/2 और ये जो हमें लेंथ दे रखी है वो 2r दे रखी है, ठीक। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4mg/r है और आपसे बोला हुआ है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 2r। क्या बोला हुआ है कि नेचुरल लेंथ जो स्प्रिंग की है वो क्या है, 2r। अदर एंड इज फिक्स्ड एट ग्राउंड, अदर एंड इज फिक्स्ड एट ग्राउंड। यहाँ पे जो दूसरा एंड है ना वो तो फिक्स्ड कर रखा है आपने, ठीक। आपसे बोला हुआ है मास इज रिलीज्ड, यहाँ पे आपने क्या करा है, मास को रिलीज किया है फ्रॉम हाइट फ्रॉम ए, ठीक है। आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड वेलोसिटी एट ग्राउंड लेवल पे आपको क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है कि यहाँ पे वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे से काफ़ी बढ़िया वाली चीज़ पूछी हुई है। क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि ये स्प्रिंग है, देखो ढंग से समझो कि उसने ये कह रखा है कि नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग की वो कितनी है, 2r। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिंग जब नीचे आ रही है, कहीं ना कहीं जब रिंग नीचे आ रही तो वो कहीं उस पे आ रही है नेचुरल लेंथ पे। और नीचे क्यों आएगी, पहले तो ये भी सोचने की ज़रूरत है कि नीचे आने के लिए कंडीशन ये है कि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको किधर लेके जाएगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो भैया जब नीचे की तरफ लेके आ रहा है तो ध्यान से देखो सॉल्व करने का तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका तो यही है भाई। देखो पहले तो अपन बात करते हैं वर्क डन, किसकी बात करते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझो। नेचुरल लेंथ से अगर आप कहाँ पे लेके जा रहे हो, कंप्रेशन टू नेचुरल लेंथ, तो वर्क डन की जब बात करेंगे तो वो आएगा प्लस में हाफ kx²। तो मुझे एक्सपेंशन ही तो देखना पड़ेगा, और एक्सपेंशन कैसे निकालूंगा, देखो ये 2r, ध्यान से समझो, ये 3r/2, ये 2r है। तो मुझे पता है ये वाली लेंथ में कैसे निकालूंगा, ये x जो निकालने वाला है वो आ जाएगा 2r² प्लस 3r/2²। ध्यान से देखो ये आया हमारे पास 4r² प्लस 9r²/4। तो ये वाली जो चीज़ें आई वो आ गई 25r²/4 के अंडर रूट में। तो ये आ गया 5r/2। कितना आ गया, 5r/2। यानी जो एक्चुअल में इसके पास एक्सपेंशन है वो कितना है, 5r/2 का। तो अगर मैं w की बात करूंगा तो w तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया प्लस हाफ, k की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है 4mg/r, और ये आ गया 5r/2। पर ये 5r/2 जीरो से नहीं है, ये ध्यान में रखो। एक्चुअल में एक्सपेंशन कितना है इसके पास, -2r भी तो करोगे। नेचुरल लेंथ से ही तो एक्सपेंशन हमेशा कहां से देखा जाता है, नेचुरल लेंथ से। जल्दबाजी में ये 5r/2 निकाल के स्क्वायर मत कर देना, आंसर गलत आ जाएगा। देखो क्या आया, ये आया प्लस हाफ 4mg/r इंटू कितना आएगा, देखो r/2 आएगा, तो ये r²/4 आया। क्या ये इससे कैंसिल, ये r से r कैंसिल, आंसर कितना आया mgr/2 आ गया। अब अपन लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, मान लिया ये कि ये पोटेंशियल एनर्जी लेवल 0 है, तो क्या करोगे,
कि K इनिशियल प्लस P इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस P फाइनल उसने पूछा है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? 0, क्योंकि रिलीज्ड केस है। पोटेंशियल एनर्जी में दो आने वाली है, कौन कौन सी? एक तो mg की और एक किसकी? स्प्रिंग की। तो पहले mg की अगर मैं लिखना चाहूं तो हमारे को दिख रहा है P ऑफ mg जो आने वाला है वो प्लस में mg 3r/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हाइट है ना प्लस mgh, क्योंकि ये 0 माना है तो ये इनिशियल की बात कर रहे हैं। और P ऑफ स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग फोर्स, तो क्या आएगा? वो आएगा हाफ, नेचुरल लेंथ से एक्सपेंड करने पे प्लस हाफ kx² होता है तो प्लस हाफ 4mg/r, और ये निकाला ही तो है ऊपर, कितना आया था? क्या आ जाएगा भैया? है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे? यह आ जाएगा 5r/2 माइनस 2r का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? mgr/2। तो अब यहाँ पे अप्लाई करो, जब ये नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो क्या लिखेंगे? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल mg 3r/2 प्लस mgr/2 इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से भी 0 और उसकी वजह से भी 0, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ ऐसे आने वाला है कि यहाँ जब आप देखोगे तो कितना आएगा? देखो ये आ गया हमारे mg2r इज इक्वल टू हाफ mv², तो ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू √4gr। ये वेलोसिटी निकाल ली हमने। क्या निकाल ली? वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली हमने। समझ में आ गया? अब देखो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से? देखते हैं कौन बच्चा गलती करता है, कौन बच्चा सही करता है। ये 10 है, ये 5 है, ठीक है। ये आपको हाइट दे रखी है 5 मीटर। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स। और सेकेंड क्वेश्चन के अंदर है कि आपसे ये बोला हुआ है कि ये एक ठीक है ऐसा कुछ सिस्टम है। ये आपको 0.4 मीटर दे रखा है और ये 0.3 मीटर दे रखा है। इनिशियली आपने इसको वेलोसिटी दे दी है, या मैं इसको अच्छे से फिक्स डाटा से आप लोगों को बताऊं। ये हमें दे रखा है 2 kg और ये है 3 kg, ठीक है। आपसे बोला हुआ है जब ये B है ये A है, आपसे बोला है फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन OB लेंथ बिकम 0.4 एंड OA बिकम 0.3। आपको वेलोसिटी बतानी है दोनों की। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये था। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एग्जांपल्स देखेंगे और इक्विलिब्रियम देखेंगे, है ना। अच्छे एग्जांपल कराऊंगा मैं। वर्क पावर एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिनिश हो जाएगा, ठीक है।